Okay, so the topic is Weber's bureaucratic model and its critique. So सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट एंड रैशनल. इन्होंने क्या बोला है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनका. और एक मिनट इसको लेते हैं. ठीक है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज़ बाय द मैक्स वेबर. मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले सोशोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन जो कि सोसाइटी को स्टडी करते हैं. कॉल्ड इट आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी. इन्होंने क्या बोला कि जो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उन्होंने खुद की एक मॉडल दिया, तो जो वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसको इन्होंने क्या बोला कि आइडियल टाइप है, सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छी है एंड आइडियल है, मतलब ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो कि हर कोई चाहता है. साइंटिफिक है एंड रैशनल है, मतलब हम साइंटिफिकली चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, रैशनल तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से इच्छा से काम नहीं करेंगे. इसका मेन एम था कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिबिलिटी बढ़े एंड इम्पार्शलिटी आए, है ना. इम्पार्शल होकर इंसान न्यूट्रल होकर काम करे, बेसिकली ये इसका मेन एम था. नाउ रैशनल का मतलब क्या होता है, देखिए इनका मतलब है कि पर्सनल अथॉरिटी इज़ लेस रिलायबल. वो कहते हैं कि पर्सनल का मतलब है जो पर्सन पे डिपेंड करे, ऐसी अथॉरिटी कैसी होती है, लेस रिलायबल है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वहीं पे जो रूल्स रैशनल सिस्टम वो है, वो इंश्योर करता है फेयरनेस. तो कैसी अथॉरिटी को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, जो रूल्स के थ्रू निकली होती है, या रैशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, जिससे कि फेयरनेस भी आती है. ये बेसिक इनका कहना था. ना बात करते हैं क्या क्या फीचर्स इन्होंने बताया कि जो वेबर की लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए. सो एक अच्छा की वर्ड है, दिस इज़ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना. ठीक है. सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि अथॉरिटी बेस्ड ऑन लॉ एंड रूल्स. अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो रूल्स पे एंड लॉज पे बेस्ड ऑन हो, नॉट ऑन द ट्रेडिशन और पर्सनल पावर, ना कि पर्सनल पावर या फिर ट्रेडिशंस पे, है ना. जैसे कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए. पर्सनल पावर को हम कहते थे क्रिज्मेटिक, है ना, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी या पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी पर्सन पे डिपेंड करे, फिर किसी ट्रेडिशन पे डिपेंड करे, किसी राजा महाराजा पे डिपेंड करे. अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉ एंड रूल्स से ड्राइव हुई हो, और इसी को उन्होंने क्या बताया, आइडियल बताया. नाउ डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ जो लेबर है इसके बारे में बात करते हैं. वो कहता है कि ईच ऑफिसर हैज़ फिक्स ड्यूटीज़. वो कहता है कि जो काम है उसको एक के हाथ में मत दो, जैसे कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग, है ना. तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, टैक्स, हर तरीके से. लेकिन ये कहते हैं कि डिवीजन कर दो लेबर का, जिससे कि हर एक ऑफिसर की एक फिक्स ड्यूटी रहे. ठीक है. और पावर जब बढ़ती है तो ऑफकोर्स उसके बेनिफिट ही होते हैं, है ना. प्लस में वो कहते थे कि हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की. दैट मीन्स आप हायरार्की दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप जिस पोजीशन पे हो उससे आपकी अथॉरिटी ड्राइव हो. क्लियर चैन ऑफ कमांड होनी चाहिए. क्लियर चैन ऑफ कमांड का मतलब है कि किस तरीके से जो है फ्लो होगा कम्युनिकेशन का एंड एवरीथिंग. तो वो कैसा होना चाहिए, दैट इज़ क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए. ओके. सो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या था, क्लियर चेन ऑफ कमांड, मतलब किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, तो उसका हमें पता है. जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे टॉप पे बैठा है और कोई पर्सन यहाँ पे है और कोई पर्सन यहाँ पे है, तो उसको पता है कि मैं किस तरीके से, किन लेवल्स के थ्रू बात कर सकता हूँ इस अथॉरिटी से, और किस तरीके से मुझे बात करनी है, डायरेक्शन देनी है, क्या करना है. सो एक तरीके से क्लियर चेन है. नाउ ही टॉक्स अबाउट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट. जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए. बात तो विल्सन ने भी बोली थी, तो यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि मेरिट बेस पे करो, एग्ज़ाम के थ्रू या कोई क्वालिफिकेशन के थ्रू. अपनी मन मर्जी से मत करो, जैसे कि पहले राजा महाराजा जो है अपनी मन मर्जी से लगा देते थे किसी भी पर्सन को, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. रूल बाउंड फंक्शनिंग कहते हैं कि रूल को फॉलो करो. उनका काफ़ी जो है इम्पैक्ट था कि रूल को फॉलो किया जाए, प्रोसीजर को फॉलो किया जाए बहुत अच्छे से, रेगुलेशंस को. डिसीजंस गाइडेड बाय रिटन रूल, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लो तो वो रिटन रूल्स को दिमाग में रख के लो, अपनी मन मर्जी से मत लो. इम्पर्सनैलिटी, इसका मतलब है कि पर्सनल बाइस नहीं दिखाने. जैसे कि आप किसी पोजीशन पे बैठे हो, सर डीसी, आईपीएस, आईएएस, और आपके पास कोई पर्सन आ रहा है ना, मदद आपको करनी, उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है ना, सोल्यूशन को देना, उसके साथ अपने पर्सनल बाइस, चाहे आपके साथ उसका कैसा भी रिश्ता, उस चीज़ को वहाँ पे शो नहीं करना है. सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, और सबको बराबर ट्रीटमेंट देना है, किसी के साथ किसी की तरफ फेवरेटिज्म जैसी भावना नहीं रखनी है. सेपरेशन ऑफ ऑफिस एंड प्राइवेट लाइफ. वो कहते हैं जो ऑफिशियल लाइफ है एंड जो प्राइवेट लाइफ है उसका सेपरेशन करो. ऐसा कुछ मत करो अपनी ऑफिशियल लाइफ में, जब आपको पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, कि आप प्राइवेट लाइफ में फ़ायदे के लिए कोई ऐसा डिसीजन लो. तो ऑफिशियल्स डोंट यूज़ देयर पोजीशन फॉर पर्सनल गेन. सो बेसिकली ये इन्होंने बोला, दीज आर दी बेसिक फीचर्स जो उन्होंने बताए लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की, कि अथॉरिटी लॉ एंड रूल्स पे बेस्ड ऑन होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मैरिज बेस्ड रिक्रूटमेंट, रूल बाउंड फंक्शनिंग एंड इम्पर्सनैलिटी एंड सेपरेशन ऑफ ऑफिस एंड प्राइवेट लाइफ.
नाउ क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, तो प्रिंसिपल्स कैसे दिए, और भी प्रिंसिपल्स जैसे हायरार्की होनी चाहिए, जैसे ऑलरेडी हम बात करके आए हैं कि अथॉरिटी टॉप टू बॉटम रहेगी। स्पेशलाइजेशन की बात करिए बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क, कि हर एक पर्सन जो कि एक्सपर्ट है, ईच पर्सन एक्सपर्ट इन देयर ओन एरिया है ना, हर एक पर्सन के पास अपनी स्किल होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन को वी कैन कनेक्ट विद द टेलरिज्म है ना, प्लस में वी कैन कनेक्टेड विद द क्लासिकल थ्योरीज। तो जो पिछले टॉपिक्स हम करके आ चुके हैं तो हम उनसे के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, राइट। फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करो जो कि गाइड करे सारे एक्शंस को, अपनी मनमर्जी से नहीं करना। मेरिट सिस्टम ऑलरेडी बात करी कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड नॉट फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। वही करियर ओरिएंटेशन की जो एक अलग पॉइंट मिला है, दैट इज़ अ करियर ओरिएंटेशन, कि आपको क्या करना है कि ऑफिशियल्स का मेक अ लाइफ लॉन्ग करियर, मतलब ऑफिशियल की लाइफ को आप करियर बना दो। अब इसके अपने ही फ़ायदे नुकसान है, जैसे कि उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। इम्पर्सनैलिटी तो ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं कि फोकस करो रूल्स पे, पर्सनल इमोशंस पे नहीं, राइट। जनरली ये फीचर्स हैं, ये सेम ही था, आई डोंट नो कि क्यों रिपीटेशन हुई है, बट इट्स ओके। जो ये इंपॉर्टेंट और है तो इसको भी इनकलकेट कर लेना। नाउ क्या मैकेनिज्म, पहले हम इसको पढ़ते हैं, वेबर्स एप्रीहेंशंस अबाउट ब्यूरोक्रेटिक पावर। अब वेबर ने बोला कि देखो मुझे पता है, वेबर टॉक्ड अबाउट कि मुझे पता है कि अब इतनी सारी पावर चाहे लॉ के थ्रू ही मिली गई हो क्यों नहीं, लेकिन पावर तो कहीं ना कहीं दी जा रही है, अथॉरिटी तो कहीं ना कहीं दी जा रही है। तो जो अथॉरिटी दी जा रही है तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ही वॉज अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो ही सेड कि ब्यूरोक्रेसी कैन बिकम टू पावरफुल एंड डोमिनेट कर सकती है इवन पॉलिटिशियंस को, है ना। रूल्स में बिकम रिजिड एंड मैकेनिकल बन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए, और जो रियल हम चाह रहे थे, दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि आउटपुट जैसा हम चाह रहे थे वो आई ही ना। ऑफिशियल्स फॉलो करते नहीं प्रोसीजर्स को ब्लाइंडली, है ना, एंड इग्नोर कर दें ह्यूमन नीड्स को, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्यूटेड लेडी का, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनको सुविधाएं पहुँचाए, लेकिन बिकॉज उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो करा प्रोसीजर को एंड उनको सुविधाएं नहीं पहुँचाई, तो कहीं ना कहीं से इग्नोर हुआ ह्यूमन नीड्स। एंड फियर ऑफ आयरन केज, दैट मीन्स इंडिविजुअल ट्रैप हो सकता है रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ में। केज मतलब एक तरीके से केज, एंड आयरन का मतलब काफ़ी सख्त, जब इंसान रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज़ को ज़्यादा फॉलो करता रहता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वजह से डिले वगैरह हो जाती हैं। तो ये मतलब इनको ये भी पता था कि हाँ कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पावरफुल भी बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर इनएफिशिएंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में भी उन्होंने एक्सेप्टेंस रखी। उसके बाद ही टॉक्स अबाउट द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेटिक पावर, कि अगर ऑफकोर्स ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी तो हो सकता है इट कैन लाइड टू द मिस यूज़ ऑफ पावर। अब इसको प्रिवेंट भी करना है, तो इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके बताए। सबसे पहले लीगल कंट्रोल, दैट मीन्स कोर्ट एंड जो लॉज हैं वो लिमिट करें, है ना। कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू के थ्रू या फिर जो है स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं किसी भी एक्शन को, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो लॉज बना सकते हैं जिससे कि मिसयूज़ ऑफ पावर ना हो, जैसे कि बनाए भी गए हैं। एग्जाम्पल दैट इज़ अ कंडक्ट रूल्स हैं, एज वेल एज वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ओके। पॉलिटिकल कंट्रोल किस तरीके से बिठाया जा सकता है, तो मिनिस्टर्स उनसे आंसरेबिलिटी ले सकते हैं, उनके एक्शंस पे चेक ऑन लगा सकते हैं, बिकॉज जो हमारी दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव है। फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है, तो ऑडिट्स की जाती हैं जो कि चेक करती है कहीं ना कहीं मिसयूज़ फंड का ना हो, जैसे कि एग्जांपल सोशल ऑडिट भी है, अलग अलग टाइप की ऑडिट्स होती हैं। वी हैव हेयर कैग, हमारे पास कैग जैसी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब हायर ऑफिसर्स भी सुपरवाइज करें जूनियर्स को, तो वो हायरार्की वाली बात आ गई है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, वो भी एक तरीके से वॉच डॉग का काम करें और वो भी ब्यूरोक्रेटिक पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इससे कुछ तरीके भी बताए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो, चाहे वो लीगल एंड रैशनल ही क्यों ना हो, बट स्टिल पावर तो दी गई है, एंड पावर के मिसयूज़ को चेक ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ तरीके उन्होंने बताए, लीगल कोर्ट एंड लॉज के थ्रू, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स या फिर एमपीज एमएलएज के थ्रू, फाइनेंशियल ऑडिट्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थ्रू द हायर ऑफिसर्स एंड पब्लिक ओपिनियन लाइक मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा। इसका तो काफ़ी यूज़ भी होता है। नाउ क्रिटिक क्या है वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का। क्रिटिक मतलब क्रिटिसिज्म, कमियाँ क्या है। सबसे पहले बहुत सारी इरेशनल एलिमेंट्स है इसमें। इरेशनल का मतलब है क्योंकि कह रहा है कि नहीं रैशनल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, वो अपने आप में उसके अंदर भी रैशनल एलिमेंट्स है। कैसे, क्योंकि रिजिडिटी है बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। उन्होंने बोल दिया है कि जो काम है वो रूल्स के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या इससे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं हो जाएगी, हो सकता है इन सिचुएशंस जहाँ पे इमरजेंसी है,
या फिर एनी अदर सिचुएशन, उससे जो रिजिडिटी है उससे कहीं ना कहीं रिजिडिटी हो सकती है बाय द स्ट्रिक्ट लॉज। टू मच पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लिखो, हर चीज़ पे चेक ऑन रखो, उससे हो सकता है कि रेड टेपिज्म या फिर वही होता है ना लाल फीताशाही हो सकती है। ओबे अगर रूल्स करते रहेंगे तो हो सकता है कि ह्यूमन नीड्स को भी नेगलेक्ट कर दिया जाए कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये अपने आप में ही क्या जाती है, इरेशनल हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप हायरार्की में हो तो हायरार्की में तो जो मूवमेंट ऑफ द फाइल है, मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन है, बातों की मूवमेंट है, किसी भी तरीके से डिसीजन की है, वो एक हायरार्की में ही फ्लो करता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्लो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। साथ में डिले भी हो सकता है, जैसे कि इमरजेंसी, जैसे कि डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर में ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वही स्टेट को बोले, फिर स्टेट इसको इस तरीके से हायरार्की फॉलो नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों की जान जा रही है। सो व्हेन क्विक एक्शन नीडेड, और इससे कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, रिस्पॉन्सिवनेस कम हो रही है ना। सो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट की। भैया रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ है आपकी, क्विकली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। फोकस ऑन प्रोसीजर्स देन रिजल्ट, कहता है कि फोकस करो प्रोसीजर्स पे देन रिजल्ट। रिजल्ट से ज़्यादा आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर्स पे, ठीक है। ऐसा ही बोलता है। तो इससे ये भी तो प्रॉब्लम है ना, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, फोकस करो प्रोसीजर्स पे, है ना। रिजल्ट, हाँ, फोकस ये करता है प्रोसीजर पे और रिजल्ट पे नहीं करता, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं है ना। ये भी गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट हो गया, है ना, एनपीएम के अगेंस्ट हो गया। तो ध्यान रखना है, जिसके अगेंस्ट है, जिसके साथ जा रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स पे ही इनका इम्पैक्ट है, तो इससे क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंसी, जितना हम जो हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट चाहते थे वो नहीं आ पाएगा। नेगलेक्ट कर रहा है कंपैशन, एम्पैथी एंड मोटिवेशन, ना तो इसने मोटिवेशन की बात करी, ना कंपैशन की, ना एम्पैथी की, इन चीज़ों की बात ही नहीं करी। तो इससे हो सकता है कि ऑफिशियल्स मे एक्ट लाइक मशीन्स, कि वो मशीन्स की तरह काम कर सकते। होता है ना एआई, ChatGPT है, उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं, उसमें जो भी चीज़ें बस इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो उसके बिहाफ पे ही जवाब दे सकता है। सो मशीन्स की तरह नहीं करना है, हमें ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करना है खुद को भी और अपने काम को भी और लोगों को भी, राइट। नाउ लिमिटेशंस इन एप्लीकेशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, अब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, ऑल दो दिस इज़ एज वेल एज ट्रू। जैसे कि जो इन्होंने चीज़ें बताई, जैसे कि मेरिट बेस्ड हमारे यहाँ पे भी चीज़ें हो रही हैं, करियर सिस्टम हमारे यहाँ पे भी है ना, और व्हाट वी कॉल दैट इज़ पर्सनल लाइफ को अलग रखना, पब्लिक लाइफ को प्राइवेट से, तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशन है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। वेबर का जो मॉडल है वो ज़्यादा फिट होगा स्टेबल कंडीशंस में, और स्टेबल कंडीशंस कहाँ की है, डेवलप्ड सोसाइटीज़ की। डेवलप्ड सोसाइटीज़ बेसिकली होती कहाँ है, जहाँ पे सबको बेसिक सुविधाएं मिल रही, सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है, तो ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा रूल नहीं है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहाँ के लिए फिट है, स्टेबल है, ठीक है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ पे इतनी चैलेंजेस नहीं है। लेकिन डेवलपिंग इंडिया में, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में करप्शन है, नेपोटिज्म है, जो कि कहीं ना कहीं वीकन करता है मेरिट सिस्टम को, पॉवर्टी है, डाइवर्सिटी है, जिसके लिए ज़रूरत है कि फ्लेक्सिबिलिटी आए, रिजिडिटी ना आए, ठीक है। पीपल एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन, लोगों को ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं पर्सनल अटेंशन की, है ना, नॉट इम्पर्सनैलिटी, मतलब उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, दे वांट दिस, मतलब एक कॉलोनियल माइंडसेट है एक तरीके से हम देख सकते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, तो उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, करप्शन, नेपोटिज्म जैसी भी प्रॉब्लम है, तो इन सब के चलते, इन सब के चलते, बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल नहीं है, हमारे यहाँ पे चैलेंजेस, हमारे यहाँ के इशूज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो उनको एड्रेस करने के लिए वी नीड अ मॉडल, जिसको हम बेसिकली हम कह सकते हैं दैट इज़ अ कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट। सो वी नीड अ लिटिल फ्लेक्सिबल, ठीक है, मॉडल। नो इंटरलिंकेज करें तो बेसिक हमने कर ही लिया कि एनपीएम के साथ एंड गुड गवर्नेंस के साथ इनका कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन विल्सन के साथ मेरिट सिस्टम वगैरह में इनका थोड़ा सा लेना है, मतलब ये भी वैसे क्लासिकल ही थिंकर थे, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि क्लासिकल थिंकर जैसी ही इनकी सोच थी। वहीं पे अगर हम अगेंस्ट में लिखे तो जो ह्यूमन रिलेशन आए, बिहेवियर आए, जो भी लेटर ऑन आए, एनपीएम, एनपीएस, पीसी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ये सब कुछ बाद में आए हैं, तो इनका थोड़ा सा जो फोकस है वो एफिशिएंसी पे, रिजल्ट पे, आउटपुट पे ज़्यादा है, नॉट इन ऑन रूल्स, लेकिन इनका वहीं पे रूल्स पे ज़्यादा है, राइट। तो इनका हम ज़्यादा जो है इंटरलिंकेज करें तो क्लासिकल थिंकर्स के साथ, वेबर, विल्सन के साथ कर सकते हैं, टेलर के साथ कर सकते हैं। एंड अगर अगेंस्ट में लिखें किसके साथ ही डिफरेंट में है तो ये एनपीएम लिख सकते हैं, है ना, गुड गवर्नेंस लिख सकते हैं, और बिकॉज वैल्यूज़ की भी बात नहीं करी तो हम वी कैन ऑल्सो राइट एनपीए भी हम लिख सकते हैं, साथ में वी कैन राइट पब्लिक चॉइस अप्रोच भी लिख सकते हैं,
बाकी ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स हैं, कंटिजेंसी अप्रोच है, इन सारी चीज़ों को भी हम इनके अगेंस्ट में लिख सकते हैं कि इनसे एकदम विपरीत इन्होंने बातें करी हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव डन द होल ऑफ दिस टॉपिक इन अ होलिस्टिक मैनर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ की वॉच अगेन एंड अगेन दिस वीडियो, है ना. बार बार पढ़ना है, रिकॉल करना है, पढ़ना है, रिकॉल करना है, और मन में थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की करनी है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कि कहाँ पे किससे लिंक कर सकते हैं. जो भी प्रीवियस हमने पढ़ ली हैं टॉपिक्स, तो उससे थोड़ा बहुत इंटरलिंकेज करके चलें दिमाग में, बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में कुछ एग्जाम्पल्स खुद से ही फाइंड आउट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो वी हैव डन दिस चैप्टर. सो रिवाइज करो, रिकॉल करो, वॉच अगेन अगेन, दैट्स इट.